हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का फोर्थ पार्ट। अभी तक आप पौधों में परिवहन में 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहले आपने डिफ्यूज़न पढ़ लिया था, फिर आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ लिया था, फिर इसके बाद आपने वाटर पोटेंशियल पढ़ लिया था, फिर आपने ऑस्मोसिस पढ़ लिया था, परासरण। फिर ऑस्मोसिस के बाद हमने यहाँ पर जो टॉपिक्स देखे कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स क्या होती है, ट्रांजिट सेल्स क्या होती है, एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया था, हाइपोटोनिक बताया था, हाइपरटोनिक बताया था। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि जल का जो अवशोषण के साथ साथ जल का परिवहन कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, तो इसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो जो जल का परिवहन होता है जल और खनिज तत्व का, वो विधि आपको बताई थी कि 2 प्रोसेस से होता है। एक होता है यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस, दूसरा इनएक्टिव या पैसिव प्रोसेस। तो सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय। तो सक्रिय अवशोषण में जो रूट्स थी वो मेन पार्ट रोल प्ले कर रही थी। उसमें ऑस्मोटिक थ्योरी थी और नॉन ऑस्मोटिक थी, परासरण द्वारा और परासरण विहीन। फिर हम आए थे नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ने के बाद पैसिव एब्जॉर्प्शन में, जिसमें वास्तव में रूट हेयर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। मेन फंक्शन कौन कर रहा है यहाँ पर? जो ट्रांसपायरिंग पार्ट होता है, वाष्पोत्सर्जन करने वाले भाग, चाहे वो उसमें लीफ हो, चाहे एरियल पार्ट्स में कुछ और हो, वो उनसे जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो डिक्सन जॉली ने एक थ्योरी दी थी, कोहेशन एडेशन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। तो ससंजन आसंजन वाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत, उसके द्वारा जल का कैसे यहाँ पर परिवहन हुआ था, एसेंट ऑफ सैप हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद हमने टॉपिक लिया था आपका स्टोमेटा रंध्र, ये वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन बताई थी। इवापोरेशन मीन्स वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में अंतर बताया था। फिर ट्रांसपायरेशन कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप्स का था। एक हो रहा था क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, पत्तियों में जो है एपिडर्मिस या क्यूटिकल होती है उससे। फिर दूसरा होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, रंध्र द्वारा 80 से 90% होता है, मेनली होता है स्टोमेटा के बारे में बताया था। तीसरा यहाँ पर बताया था लेंटिकुलर, जो वातरंध्र होते हैं, जो बड़े बड़े काष्ठी पौधे होते हैं उसमें जो दरारें होती है उससे जो वाष्पोत्सर्जन होता है लेंटिकुलर होता है, इससे 0.1% के अप्रॉक्स होता है। फिर बार्क ट्रांसपायरेशन, छाल से जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। इसके बाद हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पर स्टोमेटा की संरचना कैसी होती है रंध्र की। जो टिनी पोर्स होते हैं प्लांट्स में, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर टिनी पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। तो वो स्टोमेटा किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो प्रोसेस आज पढ़ेंगे। उससे पहले हमने आपको पौधों में रंध्र का वितरण बताया था कि जो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है। तो उसमें आपको कई प्रकार बताए थे, बता दिया था आपको कि एप्पल मलबेरी टाइप किसे कहते हैं, पोटेमोजिटॉन टाइप किसे कहते हैं, फिर ओट टाइप किसे कहते हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं यहाँ पर वो रंध्र का वितरण था। आज हम बताते हैं आपको कि रंध्र और रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से है उसको आज डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। अब यहाँ पर कई थ्योरी अलग अलग दी गई हैं। गार्ड सेल थ्योरी दी गई है, यहाँ पर स्टेवार्ड और सेरे ने अपनी थ्योरी दी है। सबसे जो कॉमन थ्योरी है हम उसको पढ़ते हैं यहाँ पर, उसे कहते हैं यहाँ पर सेरेन स्टेवार्ड, स्टेवार्ड एंड सेरे। इन साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि शुगर और स्टार्च के आपस में इंटर कन्वर्जन द्वारा होती है, कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है और शुगर स्टार्च में। तो और गैप बना के लिखते हैं, मंड शर्करा परिवर्तन मत। क्या है ये? मंड शर्करा परिवर्तन मत, प्रपोज्ड बाय द स्टीवार्ड एंड सेरे।
अब ये इन्होंने स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का सिद्धांत दिया था कि कैसे स्टोमेटा खुलता है, कैसे बंद होता है, वो मैं आपको यहाँ बना कर बता रहा हूँ। डे और नाइट दो बार में अलग अलग स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग अपने हिसाब से होती है। ये डॉट 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 करके हमने यहाँ पर बना दिया। ये डे टाइम है और ये नाइट टाइम, ठीक है। अब डे और नाइट टाइम में वास्तव में रंध्र कैसे खुलते और बंद होते हैं, शायद नीचे का डेप्थ कम है, थोड़ा और ऊपर बना दे रहा हूँ उसको। ये डे टाइम और ये नाइट टाइम। अब आप देखिए, इसको बिगाड़ देते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का फोर्थ पार्ट, ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो होता है रंध्र में। हमने आपको बताया था पहले, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अलग से आपको बता दे रहे हैं फिर से। ये बीच का पोर होता है, इसको स्टोमा भी कहते हैं। स्टोमा दोनों ओर से जिन कोशिकाओं से घिरा होता है उन्हें गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं। रक्षक कोशिकाएं चारों ओर से जिन कोशिकाओं से घिरी होती हैं उन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जो रक्षक कोशिकाएं हैं वो रक्षक कोशिकाओं के फूलने और पिचकने के द्वारा ही स्टोमेटा का जो पोर होता है, रंध्र, वो खुलता और बंद होता है, और उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि स्टोमेटा खुल गया कि बंद हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे दिन का समय होता है तो दिन के समय में जैसे ही सनलाइट पड़नी शुरू होती है तो सनलाइट पड़नी शुरू होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ऐसे स्टोमेटा बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सनलाइट है। जैसे ही प्रकाश पड़ना शुरू हुआ तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। कहाँ स्टार्ट हो गई? एट गार्ड सेल। रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हो गया। जैसे ही रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ होगा तो जो CO2 की सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि गार्ड सेल के अंदर जो CO2 थी वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आ गई, तो CO2 की सांद्रता यहाँ पर डिक्रीज कर गई। और CO2 होती है अम्लीय। तो जब CO2 अम्लीय होती है तो अम्लीयता कम होने का मतलब है pH क्या हो गया? बढ़ गया। pH का मान बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? गार्ड सेल। अब जब pH का मान बढ़ गया तो यहाँ पर कितना हो गया? मोर देन 5 हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 7 हो गया। तो इसी समय जो यहाँ पर स्टार्च थी, स्टार्च माने मंड, स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें? मंड जो है शर्करा में परिवर्तित हो गया। जो ग्लूकोज बना किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर। तो ग्लूकोज होता है सॉल्युबल इन वाटर, माने जल में घुलनशील। सॉल्युबल इन, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होने के कारण ये इस जगह रक्षक कोशिकाएं, ये जो गार्ड सेल थी, ये ग्लूकोज जल में घुलनशील होता है तो यहाँ की सांद्रता बढ़ जाती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये गार्ड सेल में सांद्रता बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट increases in गार्ड सेल। गार्ड सेल में सांद्रता बढ़ गई। अब आपको पता है कि जल हमेशा कम विलेय सांद्रता से अधिक विलेय सांद्रता की ओर स्थानांतरित होता है। तो सहायक कोशिकाओं से जल कहाँ आने लगा? अंदर आने लगा। जब सहायक कोशिकाओं से अंदर आने लगेगा तो उसे कहेंगे एंड ऑस्मोसिस, अंतः परासरण। जब अंतः परासरण हो जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। गार्ड सेल टर्जिट, फूल जाएगी। जब गार्ड सेल फूलेगी तो ऐसे खिलेगा ये बीच में, तो बीच का पोर बढ़ जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन।
तो दिन के समय किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है CO2 की सांद्रता घटने से, pH मान में परिवर्तन से। तो रंध्र क्या हो गया, खुल गया। तो रंध्र खुल गया तो वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाएगी, तेजी से वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बोर्ड शायद कम कवर हो रहा है। किस क्लास से ये कम, चलो हटो बेटा समय से नहीं। ठीक है, अब आप देखिए जैसे यहाँ पर रंध्र खुल जाएगा, अब रंध्र के खुलने के बाद फिर से फिनोमिना शुरू हुई। अब क्या होगा, जैसी नाइट आती है, अंधकार आता है, तो यहाँ पर नो सनलाइट, सनलाइट क्या हो गई, रुक गई। जैसे ही सनलाइट रुक गई, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश रुकते ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण स्टॉप्स, प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया। जब प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, कहाँ पर, इन गार्ड से रक्षक कोशिकाओं, रक्षक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया। जब प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया तो जो CO2 का कंसंट्रेशन था वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि श्वसन तो लगातार हो ही रहा है, श्वसन से CO2 उत्पन्न हो रही, CO2 की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। जब CO2 की सांद्रता बढ़ गई तो CO2 होती है अम्लीय, अम्लीय होगी तो pH मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा, pH मान डिक्रीज। जब pH मान यहाँ घट जाएगा, ठीक, pH मान के घटते ही जो यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है, या फिर शुगर लिख सकते हैं, सामान्य यूनिट आप ग्लूकोज लिख क्या लिख सकते हैं, शुगर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपने इसमें स्टार्च शुगर कन्वर्जन दिया था, तो शुगर लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर शुगर थी, वो शुगर फिर से किसमें बदल जाएगी, स्टार्च में बदल जाएगी। स्टार्च क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जल में इन अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जल में अघुलनशील होगा तो गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट की सांद्रता नहीं बढ़ेगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में सोल्यूट की सांद्रता घट जाएगी, और जब गार्ड सेल में सोल्यूट की सांद्रता घट जाएगी तो जल कम विलेय सांद्रता से अधिक विलेय सांद्रता की ओर जाएगा, तो वापस लौट जाएगा कहाँ पर, सहायक कोशिकाओं में। कौन सा परासरण हो जाएगा, बाह्य परासरण हो जाएगा। जब बाह्य परासरण हो जाएगा तो जो गार्ड सेल है वो कैसा हो जाएगा, टर्जिड यानी पिचक जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड, पिचक जाएगा। और जब गार्ड सेल पिचक जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये फिनोमिना है जो यहाँ पर शेरे और स्टेवार्ड ने प्रस्तुत की थी कि किस प्रकार से रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि मैकेनिज्म है। फिर से देख लीजिए, डे और नाइट के हिसाब से परिवर्तन होता है। दिन के समय जैसे ही सूर्य प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ होते ही CO2 की सांद्रता कम हो गई, क्योंकि CO2 प्रकाश संश्लेषण में यूज में आ गई। pH का मान बढ़ जाएगा, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। शुगर जो है जल में घुलनशील होती है, जिसके कारण से सोल्यूट विलेय की सांद्रता गार्ड सेल में बढ़ जाएगी। विलेय की सांद्रता बढ़ते ही यहाँ पर अंतःपरासरण होगा और गार्ड सेल फूल जाएगी और स्टोमेटा खुल जाएगा। इसके जस्ट अगेंस्ट जो है, जैसे ही नाइट शुरू होती है तो यहाँ पर प्रकाश मिलना बंद हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाएगी। और जब रुकने से CO2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। pH का मान घट जाएगा, क्योंकि CO2 अम्लीय होती है। pH CO2 की सांद्रता बढ़ने का मतलब अम्लीयता क्या होना, कम होना। तो pH का मान कम होता जाएगा तो शुगर यहाँ पर तुरंत स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टार्च जल में अघुलनशील होता है, जिसके कारण से सोल्यूट की सांद्रता फिर से घट गई, और घट गई तो बाह्य परासरण हुआ और गार्ड सेल पिचक गई, स्टोमेटा क्या हो गया, बंद हो गया। बना लीजिए इसको।
क्लियर है? अब देखिए एक थ्योरी जो है यहाँ पर पोटेशियम आयन स्थानांतरण थ्योरी दी गई। रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया लगभग इसी तरह है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया इसे। लेविट ने दिया था यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग और क्लोजिंग की थ्योरी, पोटेशियम आयन स्थानांतरण मत किसने दिया था? लेविट ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये भी किसके संबंध में है? यहाँ पर रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया में थी। रंध्र के खुलने व बंद होने लेविट ने दी। ठीक है, इस थ्योरी को भी, ये भी एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन में कि पोटेशियम आयन रंध्र के खुलने और बंद होने की क्या है? आवश्यक होते हैं। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर, जैसे हमने वहाँ पर बनाया था उसी तरह से फिर डॉट डॉट करके बनाते हैं। ठीक है, अब हमने डॉट डॉट कर दिया तो यहाँ पर डे टाइम डाल दिया और यहाँ पर क्या डाल दिया? अब देखिएगा डे और नाइट में किस तरह से यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। ये सबसे पहले अभी स्टोमेटा क्या है? यहाँ पर क्लोज्ड है, बंद है, क्योंकि कौन है? नाइट, रात। जैसे ही यहाँ पर वो कहते हैं कि डे टाइम जैसे आता है, डे टाइम में तो सनलाइट आती है। जैसे ही सनलाइट प्रकाश पड़ा तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? स्टार्ट। प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया। किसमें शुरू हो गया? इन गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ होती है तो आपको पता है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ होने से CO2 का यूज हो जाएगा, तो CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग में आ गई तो pH मान क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ तक की थ्योरी जो है वहाँ पर सेरे और स्टेवर्ट ने दी थी और जो लेविट ने दी थी, वो दोनों थ्योरी क्या है? सेम है। इसमें क्या कहते हैं वो कि pH के मान के बढ़ते ही यहाँ पर जो स्टार्च है मंड, वो स्टार्च कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में। C4 प्लांट्स में ऐसा होता है। क्या ये है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिक मैलिक एसिड में। आप प्रकाश संश्लेषण में जब C3 और C4 चक्र पढ़ते हैं तो ये C4 चक्र में मैलिक एसिड बनता है। फिर मैलिक एसिड यहाँ पर डिवाइड हो जाता है यहाँ पर H+ में और मैलेट आयन में, H+ आयन में और मैलेट आयन में। अब होता क्या है कि H+ आयन यहाँ से निकलकर चला जाता है सहायक कोशिका रंध्र में। ये गार्ड सेल है तो गार्ड सेल से H+ आयन निकल गया और बदले में सहायक कोशिकाओं से K+ आयन कहाँ आया? अंदर, और K+ आयन अंदर आ गया। जब K+ आयन अंदर आ गया तो दोनों ने मिलकर बना दिया यहाँ पर पोटेशियम मैलेट। जो कंपाउंड बना उसका नाम है पोटेशियम मैलेट। ठीक है, वहाँ पर सीधे शुगर में कन्वर्ट होता है। इन्होंने कहा पोटेशियम मैलेट में आता है। पोटेशियम मैलेट्स के कारण से जो गार्ड सेल में सांद्रता है वो बढ़ जाती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज इन गार्ड सेल। अब रक्षक कोशिकाओं में विलेय की सांद्रता बढ़ गई। विलेय की सांद्रता बढ़ गई तो आपको पता है कि ये वाटर में सॉल्वेबल होने के कारण यहाँ पर जल का क्या होगा? अंतःपरासरण होगा। जब जल का अंतःपरासरण होगा, एंडोस्मोसिस होगा, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? यहाँ पर टर्जिड हो जाएंगे। गार्ड सेल टर्जिड माने फूल जाएंगे, और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस केवल इतना कर दिया कि स्टार्च जो है सीधे शुगर में कन्वर्ट ना होकर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो मैलिक एसिड है वो किस में टूट गया? H+ आयन में और मैलेट आयन। H+ आयन तो निकल गए बाहर, और बाहर से बदले में क्या आ गए? K+ आयन आ गए। K+ आयन यहाँ पर मृदा विलयन से मिल जाते हैं, तो यहाँ से आ गए सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल से कहाँ आ गए? गार्ड सेल में। उसके कारण से पोटेशियम मैलेट बन गया।
जिससे कारण से विलेय की सांद्रता बढ़ गई सेल में और अंतःपरासरण होने के कारण गार्ड सेल टर्जिट फूल जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जैसे ही नाइट शुरू हुई, यहां पर नो सनलाइट, नो सन, जैसे सनलाइट रुक गई। अब जब सनलाइट रुक गई तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो CO2 की सांद्रता जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि श्वसन तो होता ही रहेगा। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो 24 घंटे होती है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। जब CO2 की सांद्रता इंक्रीज कर जाएगी तो आपको पता है कि CO2 अम्लीय होती है, तो pH क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो pH मान घट गया। जब pH मान घट गया तो यहाँ पर जो पोटेशियम मैलेट था हमारा, वो पोटेशियम मैलेट वापस किस में कन्वर्ट होने लगेगा, स्टार्च। तो ये पोटेशियम मैलेट को कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे ऑक्सैलो एस्टिक एसिड को कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑक्सैलो एस्टिक एसिड हमने CH3 बना दिया, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। जब स्टार्च में, मंड में हो जाएगा। स्टार्च क्या होता है, जल में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में आघुलनशील होता है। जल में आघुलनशील होगा तो जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, विलेय की सांद्रता, सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। किसके अंदर, इन गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में सॉल्यूट की सांद्रता कम हो गई। जब कम हो जाएगी तो कौन सा परासरण होगा, एक्स आसपास माने बाह्य परासरण होगा। जब बाह्य परासरण होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल डिफरेंस ये कर दिया है कि मैलिक आयन H+ और मैलेट में टूट रहा है तो पोटेशियम मैलेट बना रहा है। ये थ्योरी यहाँ पर लेविट ने प्रस्तुत की, जिसे एक अच्छी थ्योरी माना जाता है, जिसके कारण से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। बना लीजिए, इसको कॉपी करिए।
हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरी देखिए यहाँ पर कि एक वॉन मॉल ने थ्योरी दी रंध्र के खोलने और बंद होने के लिए। बिल्कुल सिस्टमेटिक एक के बाद एक है, इसमें आगे कुछ घटना नहीं है। थोड़ा सा आपको फिनोमेना अगर समझ में आ गया कि कैसे प्रकाश मिलते ही क्या क्या क्रिया होती है, प्रकाश के एब्सेंट होते ही कौन सी रिएक्शन हो जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक वॉन मॉल ने थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू वॉन मॉल, अकॉर्डिंग टू वॉन मॉल, जो वॉन मॉल की थ्योरी है यहाँ पर, जो उसका नाम है वहाँ पर लिखिए गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। ये गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, यहाँ तक कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। इससे अच्छी थ्योरी सेरे और स्टेवार्ड की थी, और इससे अच्छी थ्योरी किसकी थी? लेविट की थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर उन्होंने भी थ्योरी दी, सबसे पहले दी थी। उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही यहाँ पर डे टाइम आता है, सनलाइट मिलती है, सनलाइट आ रही है, जैसे सनलाइट आती है तो प्रकाश संश्लेषण इन गार्ड सेल, गार्ड सेल में प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है। जब प्रकाश स्टार्ट हो जाता है तो CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। CO2 की सांद्रता कम होते ही यहाँ पर शुगर बन जाती है पौधे में, शुगर फॉर्मेशन। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोज्य पदार्थ बनते हैं शुगर बन जाती है। ठीक है, इन गार्ड सेल। अब जब गार्ड सेल में शुगर बन जाएगी तो शुगर कैसी होती है? सॉल्युबल इन वाटर, जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। जब जल में घुलनशील हो जाएगी तो गार्ड सेल जो है, गार्ड इन गार्ड सेल क्या हो जाएगा? एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। गार्ड सेल में अंतः परासरण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विलय की सांद्रता बढ़ गई है, और अंतः परासरण होने के कारण गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। गार्ड सेल बिकम टर्जिड। अब जब गार्ड सेल फूल जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। बस इतनी सिंपल सी थ्योरी इन्होंने दी थी एक वॉन मॉल ने, जिससे कहा था यहाँ पर क्या चीज़, कौन सी थी वॉन मॉल की थ्योरी? क्या नाम था? फोटो नहीं, हाँ, और आगे गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सब केवल गार्ड सेल नहीं क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि सहायक कोशिकाएं क्या रोल प्ले करेंगी, कैसे बंद होंगे, बस बता दिया कैसे ओपन होता है। ठीक, इससे पहले की जो दो थ्योरी जब आप पढ़ लेंगे तो ये तो आपको वो इजी लगेगी, क्योंकि ये हाफ थ्योरी है, बाकी फुल एक्सप्लेनेशन। तीनों थ्योरी प्लांट में ही होती है। क्या मेरे? तीनों थ्योरी प्लांट में ही होती है। बेटा प्रकाश संश्लेषण तो पौधे ही करेंगे ना, लेकिन अलग अलग टाइप में होगी ना, अलग अलग टाइप में, जैसे C4 का न वो वाला था C4 वाला, कौन सा? लेविट थ्योरी, क्योंकि उसमें ऑक्सिलरी स्टेज बनाया था, वो मिलकर बनता है C4 में बनता है। बाकी सब कॉमन थ्योरी है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पौधों में ही होता है और गैसों का विनिमय भी पौधों में होता है, रंध्र की थ्योरी पौधों में होती है। अब हम आते हैं यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो वाष्पोत्सर्जन है, उस वाष्पोत्सर्जन दर को किससे मापते हैं? मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड द फोटोमीटर। क्या है? फोटोमीटर। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इनटू द प्लांट्स। तो वाष्पोत्सर्जन दर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फोटोमीटर कहते हैं, और कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने फोटोमीटर बनाए हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर गेनोंग फोटोमीटर सबसे फेमस है। गेनोंग फोटोमीटर एक साइंटिस्ट उन्होंने बनाया,
इसके अलावा यहाँ पर डार्विन फोटोमीटर भी है, डार्विन ने भी एक बनाया था। इन सब इंस्ट्रूमेंट से आप जो है वाष्पोत्सर्जन दर को मेजर कर सकते हैं कि कितना वाष्पोत्सर्जन कितनी देर में हो रहा है। ठीक है, तो पर सेकेंड या पर मिनट में जो है कोई सेंटीमीटर के हिसाब से वाटर क्या होता है, लॉस होता है, उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो दो तरह के कारक होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। जो बाह्य कारक होते हैं वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करने के लिए, यहाँ पर होता है बाह्य कारक में टेम्परेचर, तापमान, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसपायरेशन। मतलब जितना तापमान बढ़ता जाएगा उतना ही वाष्पोत्सर्जन दर भी क्या होती जाएगी, तेज होती जाएगी, आपको पता है। ठीक है, फिर टेम्परेचर के अलावा और कौन सा कारक इसको अफेक्ट करता है। टेम्परेचर के अलावा वाष्पोत्सर्जन दर को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। वाटर और मेन कारक बताइए जो वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करें। और मेन तो टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी नाम सुना है, हिंदी में क्या कहते हैं, आर्द्रता। अगर आर्द्रता ज़्यादा है, नमी ज़्यादा, तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर आर्द्रता कम है, सूखी है हवा, तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्पीड ऑफ एयर, कितनी तेज हवा बह रही है, जितनी तेज हवा चल रही होगी उतना ही ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है ना, लिखते जाइए, कोई कहानी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। एक कारक है सनलाइट। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो ब्राइट लाइट होगी तो रंध्र क्या होंगे, खुलेंगे, खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक होता है यहाँ पर कि इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारक में क्या आ सकता है यहाँ पर कि क्षेत्रफल कितना है, समझ रहे हैं, क्षेत्रफल ऑफ किसका, लीफ का, लीफ एरिया। अगर पत्ती का एरिया ज़्यादा, बहुत ब्रॉड बड़ा पौधा है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो निश्चित है कि वाष्पोत्सर्जन दर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर डिपेंड करता है क्षेत्रफल के साथ साथ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कितने रंध्र हैं, समझ रहे हैं। तो अगर रंध्र की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जितने ज़्यादा रंध्र होंगे उतना ही क्या होगा, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, रंध्र की संख्या के साथ साथ ये निर्भर करता है कि रंध्र किस सतह पर है। जैसे पानी में कोई पत्ता तैर रहा है कमल का, तो लोअर सरफेस पानी को टच कर रही है, अपर सरफेस एयर को फेस कर रही है, तो लोअर सरफेस में रंध्र नहीं होते, क्योंकि रंध्र को एयर से कांटेक्ट करना है, तो कहाँ होते हैं, अपर सरफेस में। गेहूं और मक्की की पत्ती समद्विपार्श्व पत्ती कहलाती है ऐसी, ठीक है ना। जबकि पीपल बरगद की कैसी होती है, यहाँ पर पृष्ठधारी होती है, एक सतह पर दिन भर लाइट रहती है, एक पर नहीं रहती है। इसकी पत्ती ऐसे सीधे खड़ी रहती है नोक की तरह, इसमें दोनों सतह समद्विपार्श्व, दोनों पे लाइट पड़ती है। तो डिपेंड करता है किस प्रकार की लीफ है। अगर समद्विपार्श्व तो दोनों सतह पर बराबर रंध्र होते हैं, अगर पृष्ठधारी है तो जिस सतह पर सनलाइट पड़ती है उधर पर रंध्र कभी कभी कम होते हैं। क्यों, ताकि ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो पाए, तो लोअर सतह पर ज़्यादा होते हैं। अगर एक्वाटिक प्लांट या पानी में तैर रहा है तो जो पानी को टच कर रहा है सपोज उसमें रंध्र नहीं होते, ऊपरी सतह पर होते हैं। ठीक है,
अगर डिजर्ट प्लांट है तो रंध्र कहाँ होते हैं, सनकन स्टोमेटा होते हैं, रंध्र में गर्त में छिपे हुए होते हैं ताकि कम से कम पानी क्या हो, उड़े, क्योंकि रेगिस्तान में पानी क्या है वैसे ही कम है। फिर डिपेंड करता है सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है ना, कैसा सरफेस क्षेत्रफल जो है उसका, और कौन सी सरफेस है, अपर सरफेस है कि लोअर है कि आइसोपैरेटल मैंने दोनों है, इन सब पर डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है रूट शूट रेशियो पर, रूट शूट रेशियो मतलब जड़ का और प्ररोह का दोनों का कितना अनुपात है। जितना प्ररोह का अनुपात ज़्यादा होगा उतना वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। जड़ का अनुपात भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पानी क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है ना, नहीं तो पता है जड़ें जड़े जैसी पानी उतना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है जितना उड़ जा रहा है, तो पौधे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब हम इसके बाद आते हैं, पूछा जाता है वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व, इम्पोर्टेंस। तो वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमको लगता है कि वाष्पोत्सर्जन से बहुत सारा जल पौधे का उड़ जा रहा है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है क्योंकि बहुत सारा जल क्या हो रहा, उड़ जा रहा है, लेकिन साथ साथ लाभ भी है। लाभ ये है, बेनिफिट, कि इसी के कारण से वाटर का क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट या ट्रांसलोकेशन हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसी को क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। तो जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, अगर ऊपर जल ना उड़ रहा होता तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ खिंचाव ना मारता और पानी ऊपर नहीं चढ़ता। पानी के ऊपर चढ़ने के लिए वाष्पोत्सर्जन ही मेन रीज़न है। अगर पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, आप देखिए बहुत ह्यूमिडिटी, चिपचिपी नमी होगी तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता। तो जब तक वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा पहले परसेंट, तब तक पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए तेज सनलाइट निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या करता है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, पौधे का ताप ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए वाष्प निकलती रहती है गर्मी में, ताकि पौधे का ताप क्या रहे, स्थिर रहे, नहीं तो पौधे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और बताइए इसके अलावा क्या लाभ है। वाटर मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं, इसी बहाने तापमान संतुलन हो रहा है, ठीक है। और क्या लाभ हो रहा है वाष्पोत्सर्जन से पौधे को, बेनिफिट बताना है, लॉस नहीं बताना। लॉस तो एक ही है कि अधिकांश जल क्या हो जाता है, उड़ जाता है। बेनिफिट क्या है, फूड फार्मेशन हो गया, बेटा फूड फार्मेशन, फूड फार्मेशन, फूड नहीं, फूड जब टेम्परेचर रेगुलेशन रहेगा तो एंजाइम क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत लो टेम्परेचर पर। इसीलिए टेम्परेचर क्या करता है, रेगुलेट करता है, ना ज़्यादा कम हो जाता है ना ज़्यादा होने देता है। लॉस क्या है, लॉस ये है कि बहुत सारा वाटर क्या हो जाता है, हमारा उड़ जाता है, तो वाटर शॉर्टेज हो जाती है, किसमें, पौधों में, वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी हो जाती है पौधे में। एक ये मेन लॉस है, ठीक है ना। लेकिन एक लॉस के साथ साथ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है सो इट इज़ ए नेसेसरी इविल। नेसेसरी माने आवश्यक, एविल माने बुराई। बाय कर्टिस, एक साइंटिस्ट हुए कर्टिस, उसने कहा है वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, मतलब आवश्यक भी है लेकिन बुराई है, क्योंकि सारा पानी क्या हो जाता है, पौधे का उड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंस हुई ट्रांसपायरेशन। कर्टिस साइंटिस्ट का नाम। अब अभी हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन के बारे में। अब इससे पहले हम चूंकि ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट, तो हमको पता है कि वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ कैसे जल और खनिज तत्व मृदा से एब्जॉर्ब हों, और एब्जॉर्ब होने के बाद ऊपर चढ़ना तो बता दिया, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो रूट्स जो है जल के साथ साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, वो कैसे करती हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स
बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। मृदा से जल का अवशोषण तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि परासरण द्वारा या परासरणहीन जल हो जाता है। मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पर, तो जो हमारी जड़ें हैं इसको खनिज तत्व की उपलब्धता कैसे होती है, तो आपको पता है कि सामान्यतः जो है यहाँ पर मोस्टली द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, जो खनिज की सांद्रता है, ठीक है, इज मोर इन रूट हेयर। मूल रोम में खनिज की सांद्रता ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, इन कंपैरिजन टू सॉइल सॉल्यूशन। मृदा विलयन की तुलना में, मृदा विलयन की तुलना में जो मूल रोम में ये हमने बनाया, ये मूल रोम है। मूल रोम में यहाँ पर मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है, तो वाटर तो आ जाएगा फ्रॉम विलेय सांद्रता से विलेय सांद्रता को, लेकिन यहाँ पर अब मिनरल हमें एब्जॉर्ब करने हैं, काहे के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो मिनरल नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है विद यूज ऑफ एनर्जी, विद यूज ऑफ एटीपी की ऊर्जा खर्च करके सक्रिय रूप से प्लांट्स की रूट क्या एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। इसमें पौधे की बहुत सारी ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो अब मिनरल्स आते कहाँ से हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कि जो मृदा कण होते हैं, मृदा कण को कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल, ये है मृदा कण। मृदा कणों में सिलिकॉन आयन होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और सिलिकॉन आयन इज रिप्लेस्ड बाई सिलिका आयंस आर रिप्लेस्ड बाई एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा। सिलिका आयन पहले एल्यूमिनियम से रिप्लेस होते हैं, एल्यूमिनियम किससे होते हैं, कैल्शियम या आयरन से होते हैं। तो पहले +4 आवेश था, फिर +3 आया, फिर बाद में +2 आया। इस तरह से लगातार रिप्लेस होने के कारण जो मिसेल आयन होते हैं उसकी सतह, सरफेस कैसी हो जाती है, सरफेस कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से निगेटिव। भाई पहले 4 आवेश था, फिर 3 हो गया, फिर प्लस का 2 हो गया, इसलिए इसकी सतह तुलनात्मक रूप से ऋणात्मक हो जाती, तुलनात्मक रूप से। अब जब तुलनात्मक रूप से मिसेल के कण कैसी हो जाएगी, सतह ऋणात्मक हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो हमारे रूट हेयर है, रूट हेयर में अभी आपने देखा जैसे रंध्र में यहाँ पर कि जो है मैलिक एसिड डिवाइड हो जाता है H+ और मैलेट आयन में, उसी प्रकार से यहाँ से H+ आयन कहाँ आते रहते हैं, बाहर। कहाँ से, रूट हेयर से। तो रूट हेयर से H+ आयन बाहर निकलते रहते हैं, और ये H+ आयन जो है किसको मिलते रहते हैं, यहाँ पर मृदा विलयन को, और मृदा विलयन को मिलते हैं कारण मतलब ये किसको मिलते हैं, मृदा के कणों को। और H+ आयन यहाँ जब पहुँचते हैं तो ये वाले जो आयन हैं ये इससे क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये यहाँ से जो H+ आयन है रूट हेयर से निकल के कहाँ चला गया, मिसेल कण में, और बदले में मिसेल कण से ये जो आयन है ये किसको अवेलेबल हो गए, रूट को। इसे कहते हैं कैटायन एक्सचेंज। तो ड्यू टू कैटायन एक्सचेंज, कैटायन माने धनायन एक्सचेंज, रूट्स ऑब्टेन्ड पॉजिटिव मिनरल्स या पॉजिटिव आयंस। धनायन को किस तरह से प्राप्त करती है, मिट्टी के कण से, यहाँ पर एक्सचेंज के कारण, ठीक है ना। तो ये H+ आयन यहाँ से निकल के इसमें जाते गए, और बदले में मृदा कण से पॉजिटिव आयन वापस आते गए। इस प्रकार से रूट को यहाँ पर आसानी से आयन के रूप में मिनरल्स क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर कि हमने पढ़ लिया किस तरह से खनिज तत्वों की पौधे या रूट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद हमने इसका ट्रांसलोकेशन पढ़ ही लिया था कि कैसे वाटर और मिनरल्स को ऊपर ले जा रहे हैं
पैसिव थ्योरी से। अब वाटर और मिनरल्स के ट्रांसलोकेशन के पश्चात हम आते हैं कि कैसे फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ जो प्रिपेयर्ड फूड है पत्तियों में, ठीक है ना, कौन सा फूड है? प्रिपेयर्ड फूड। प्लांट्स, पौधों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। वास्तव में जो स्थानांतरण हो रहा है भोज्य पदार्थों का, वो होता है फ्लोएम द्वारा। इससे द्वारा जाइलम हमको पता है वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, फ्लोएम किसके लिए होता है? फूड मटेरियल्स के। तो जो स्थानांतरण हो रहा है वो फ्लोएम द्वारा, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? ठीक है, बाय गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, बाय गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव दैट फ्लोएम कैरी द फूड, कि फ्लोएम जो है फूड मटेरियल को कैरी करता है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। क्या है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट? देखिए यहाँ पर एक हमने वुडी स्टेम ले लिया, मिट्टी से लगा हुआ है। उस वुडी स्टेम में आपको पता है कि जब तने के अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ होता है फ्लोएम, वो अंदर की तरफ क्या होता है? जाइलम। तो अगर हम यहाँ पर किसी तने में ऐसे कट लगा दिया, जैसे पेंसिल छीलते हैं उस तरह से चारों तरफ से इसकी बार्क निकाल दी, छाल। जब बार्क निकालेंगे तो ये पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट क्या हो गया? कट के हट गया। इसे कहते हैं गर्डिल। अब यहां लगी है लीफ, पत्तियों में लगातार क्या बन रहा है? फूड बन रहा है। अब जब फूड बन रहा है तो फूड जो है फ्लोएम के द्वारा कहां तक आ रहा था? संग्रह अंगों तक आ रहा था। संग्रह अंग क्या हो सकते हैं? जड़ के रूप में, मूली गाजर के रूप में हो सकते हैं, तने में स्टोर हो सकता है, फ्रूट्स में स्टोर हो सकता है। कुल मिलाकर फूड मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसलोकेट होता है संग्रह में। तो यहाँ से जो फूड मटेरियल अभी तक बन रहा था वो पहले लगातार नीचे आ रहा था। अब नीचे आने के लिए यहाँ पर हमने कट लगा दिया तो फ्लोएम हट गया। अब फ्लोएम हट गया तो फूड मटेरियल को नीचे आने का मार्ग खत्म हो गया। तो ये वाला पार्ट ऐसा फूल गया इधर पर, ठीक है। किस वाले पार्ट में? ये जहां कट लगा है गर्डिल, उसके ऊपर का पार्ट ये स्वेल कर गया, स्वेल पार्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, भोज्य पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण ये पार्ट क्या हो गया? फूल गया। This girdling experiment proves that phloem is responsible for the translocation of the food materials। तो जैसे ही यहाँ से फूड मटेरियल्स ऊपर से नीचे आ रहा है, हमने उसको क्या कर दिया? रोक दिया। तो फूड मटेरियल्स नीचे आने से रुक गया। इसका मतलब है यहाँ पर ये फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो फ्लोएम ये रिस्पॉन्सिबल है और फ्लोएम यहाँ से हटा देने पर भोजन नीचे की ओर ट्रांसलोकेट नहीं हो पा रहा। अब इसका एक लॉस और होगा कि नीचे का पार्ट धीमे धीमे फूड ना मिलने के कारण सड़ने लगेगा, क्योंकि वाटर मिनरल्स तो जा रहे हैं लेकिन इसको प्रिपेयर्ड फूड नहीं मिल रहा है। तो प्लांट को भी क्या करना? रिस्पायरेशन करना है। तो रिस्पायरेशन करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, उसको फूड मिल नहीं रहा। तो बड़े बड़े वृक्ष, बहुत ऊंचे ऊंचे, जिसको काटना होता, मान लीजिए रोड बनानी है यहाँ से कानपुर तक की, और यहाँ से लाखों वृक्ष लगे हैं, उनको काटने में बहुत ऊर्जा खर्च होनी है। तो कुछ नहीं करना होता, वहाँ पर जो है इस तरह से गर्डलिंग कर देते हैं सब पेड़ में, और 15-20 दिन या 1 महीने बाद सारे पेड़ सूख जाते हैं और सूख के गिर जाते हैं। ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है, इससे हम प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा हो गया।
अब वास्तव में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे करते हैं? द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर, मंच, ठीक है, हु प्रपोज्ड मंच हाइपोथेसिस, मंच परिकल्पना, मंच हाइपोथेसिस, मंच परिकल्पना, या मास फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस। इन्होंने एक परिकल्पना दी जिससे ये प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि हाँ वास्तव में फ्लोएम ही भोज्य पदार्थ के ट्रांसलोकेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मंच परिकल्पना भी हम देख लेते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर 2 बीकर ले लिए, ठीक है। दोनों बीकर को इंटरकनेक्ट कर दिया ऐसा, ठीक। दोनों बीकर में यहाँ पर पानी भरा है। अब क्या किया इन्होंने, एक फ्लास्क यहाँ पर लिया, एक फ्लास्क यहाँ, ठीक है। दोनों को एक ट्यूब से जोड़ दिया, और बीच में एक क्या लगा दिया, ऑस्मोस्कोप, परासर दाब मापी, जो इसका स्पीड देखेगा कितने स्पीड जाए। अब इस वाले सिस्टम को, ये मान लीजिए ए तंत्र है, ए तंत्र, इसको क्या बांध दिया, ए तंत्र। ये जो नली है इसको मान लिया यहाँ पर टी नली, इसको मान दिया कैपिटल टी। अब इसको यहाँ पर ये, इसको मान लिया लीफ। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो क्या बन रहा होगा, फूड बन रहा होगा। फूड स्टोर हुआ ए तंत्र में। अब ए तंत्र में चारों ओर पानी भरा है, वाटर। यहाँ पर फूड का मतलब क्या बना होगा, शुगर, शुगर बनी होगी। तो यहाँ पर शुद्ध जल है, यहाँ पर शरबत का विलयन है, शक्कर का विलयन है। तो इसका मतलब है कि जल का अंतः परासरण होगा, जल कम विलय सांद्रता से अधिक विलय सांद्रता की ओर आएगा। इसके कारण से यहाँ पर इसका साल्ट की या शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब ये फूड मटेरियल यहाँ से स्थानांतरित होगा और बी तंत्र में आएगा। अब बी तंत्र से लगातार हम शुगर क्या कर लें, हटाते जाएं, शुगर का रखते हैं। तो शुगर हटा लेंगे तो केवल क्या बचेगा, पानी, ठीक है ना। शरबत से शुगर हटाए क्या बचेगा, पानी। तो इसके कारण से जल का क्या होगा, बाह्य परासरण। और वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से होते हुए, ये वाटर मॉलिक्यूल वापस किस तंत्र में आ जाएंगे, ए तंत्र में। अब ये प्रयोग क्या सिद्ध कर रहा है कि जैसे पत्ती में भोजन बनता है, तो पत्ती में भोजन बनता है तो भोजन बनने का मतलब है शुगर बनी। तो शुगर बनने के कारण उसकी सांद्रता बढ़ जाती है उस जगह की। वहाँ से वो शुगर जिस रास्ते से होकर संग्रह अंग तक जाती है, तो ये नली किसकी तरह कार्य कर रही है, फ्लोएम की तरह। और कहाँ तक जा रही है, संग्रह अंग तक। तो संग्रह अंग हमने इसको मान लिया, फूड को या फ्रूट्स को, फल को, जहाँ वो ग्लूकोज या शुगर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो हम लगातार फल तोड़ रहे हैं पौधे से, तो शुगर क्या कर रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, ठीक है ना। शुगर रिमूव्ड लिख दें, कलेक्टेड नहीं। तो अगर हम
पौधे के फल नहीं तोड़ेंगे तो स्टोरेज अंग कम पड़ जाएंगे और धीमे धीमे प्रकाशन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए फल पकने के बाद हमको उसको तोड़ लेना है ताकि पौधे के पास जगह रहे कि बना बनाया भोजन कहाँ स्टोर करें। तो यहाँ से हम अगर शुगर हटाते रहेंगे, मतलब फ्रूट्स तोड़ते रहेंगे, तो फिर से ये जाइलम नली द्वारा पानी वापस कहाँ आ जाएगा, पत्तियों में आ जाएगा और पत्तियों से रसारों से ऊपर पहुँचेगा, फिर से क्या बनने लगेगा, फूड बनने लगेगा। ये मंच परिकल्पना या मास फ्लो हाइपोथेसिस ये प्रदर्शित करती है कि ये पानी को ले जाने वाली कौन सी नली है, ये जाइलम ट्यूब है। फूड को ले जाने वाली ट्यूब कौन सी है, फ्लोएम है। और ये वाला एक तंत्र प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। और ये तंत्र प्रदर्शित कर रहा है कि शुगर को हम लगातार हटाते जा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स तोड़ लेते हैं। तो इस पूरी परिकल्पना से उसने बताया कि इस तरह से बना बनाया भोजन पूरे पौधे में क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है, और जिसमें मेन रोल किसका होता है, फ्लोएम नलिका का होता है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ है कि फ्लोएम ही फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी यहाँ पर चाहे जल का अवशोषण हो, चाहे खनिज तत्वों का अवशोषण हो, चाहे यहाँ पर रसारोहण हो या फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन हो, ये सारे स्टेप किस में आते हैं, ट्रांसपोर्ट में आते हैं। अब आपने जो है वाष्पोत्सर्जन में रंध्र तो देख लिया, एक होता है वात रंध्र, नाम सुना है, लेंटिसेल्स कहते हैं, लेंटिसेल्स हिंदी में कहते हैं वात रंध्र। जो काष्ठीय पौधे होते हैं, ठीक है ना, कैसे काष्ठीय पौधे, तो काष्ठीय पौधों में जो दरारें होती हैं, छाल में दरारें, दीज आर द लेंटिसेल्स, ये वातरंध्र है। तो ये वातरंध्र में स्मॉल पोर्स होते हैं या पोर्स इन क्रैक्स ऑफ वुडी स्टेम। काष्ठीय पौधों की छाल जगह जगह से फटी होती है, वो दरारें होती हैं, उससे होकर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो वातरंध्र कहलाता है। और इसके द्वारा ही थोड़ी बहुत मात्रा में जल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गैसों का, इसे भी यहाँ पर वातरंध्र कहते हैं। इसी प्रकार से एक टॉपिक होता है या एक नाम सुना होगा आपने, हाइडोथोर्स, जलरंध्र, हाइडोथोर्स क्या कहते हैं, जलरंध्र। ये होता है किसमें, हर्बेशियस प्लांट में, हर्बेशियस माने हरे पौधे, प्लांट्स में पत्तियों के सिरों पर सूक्ष्म छिद्र, जिससे वेपर नहीं निकल रही, स्टोमेटा से तो क्या निकलता है, जल वाष्प के रूप में, समझ रहे हैं, जो वाष्पोत्सर्जन है उससे जल वाष्प के रूप में निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है, जिससे जल विलयन के रूप में निकलता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कभी कभी सुबह सुबह जब आप टहलने जाते हैं तो जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उसके टिप पर बूंद लगी होती है, कहते हैं ना कि सुबह सुबह हरी घास पे टहलना चाहिए। तो ये जो बूंद है ये है विलयन, ठीक है ना, लिक्विड, वो लिक्विड के फॉर्म में है। और ये विलयन का मतलब शुद्ध जल नहीं है, शुद्ध जल के साथ इसमें विलय तत्व मिले हुए, सॉल्यूट मिले हुए हैं, तो ये विलयन है। और ये जो है फिनोमिना क्या कहलाती है, एक होता है रंध्र, ठीक है ना, तो ये फिनोमिना क्या कहलाती है, जिसमें जल जो है बूंदों के रूप में टिप में निकलता है और विलयन के रूप में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, गट्टेशन। नाम सुना है, बिंदु श्रावण, गट्टेशन, बिंदु श्रावण। बिंदु श्रावण कब होता है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है रात्रि के समय होता है या सुबह सुबह होता है। कब, जब वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होती है उस समय यहाँ पर जल विलयन के रूप में पत्तियों से मुक्त होता है, पत्तियों के शीर्ष। विलयन का मतलब है ना कि शुद्ध जल, केवल प्योर वाटर नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, बिंदु श्रावण कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन सामान्यतः दिन के समय होता है, जिस समय ब्राइट लाइट होती है, लेकिन उस समय नहीं होता। ये कब होता है, जिस समय ब्राइट लाइट नहीं होती है,
उस समय यहाँ पर बिंदु श्रावण क्रिया होती है, जिसके कारण से विलयन के रूप में जल निकलता है और ये शुद्ध जल ना होकर के जल प्लस विलेय लवण का मिश्रण होता है, जिसको क्या कहते हैं, गट्टेशन कहते हैं बिंदु श्रावण, ठीक है ना। तो गार्डन नेस्टर्शियम एक पौधा है, यहाँ पर एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर गार्डन नेस्टर्शियम इसमें पाया जाता है। और भी कैसे पौधे होते हैं जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, उसमें एक क्रिया हो सकती है। तो अपटेक हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स हो गया, यहाँ पर आपको क्या बता दिया हमने, मास्लो हाइपोथेसिस बता दी। ये सारे फिनोमेना किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट मनुष्य में और या एनिमल्स में और प्लांट्स में यही डिफरेंस है कि एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन से होता है या लिम्फेटिक सिस्टम से होता है, या तो रक्त परिसंचरण द्वारा या लसिका द्वारा। लेकिन पौधों में इस प्रकार का कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, ना ही कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम होता है। तो ना ऐसा स्पेशल ऑर्गन है, ना ऐसा कोई स्पेशल सिस्टम है जिसके कारण से इनमें विशेष प्रकार के परिवहन के लिए कोई अंग नहीं होते हैं। इसीलिए दो तरह का ट्रांसपोर्ट माना गया है, स्लो ट्रांसपोर्ट मेथड और फास्ट। स्लो ट्रांसपोर्ट मेथड में थोड़ी दूरी तक ही सेल टू सेल ही केवल क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। उसमें फिनोमेना आता है आपका यहाँ पर डिफ्यूजन, विसरण, एक आता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर आता है ऑस्मोसिस, परासरण, ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब हैं यहाँ पर स्लो डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और लंबी दूरी तक जल और खनिज तत्व और फूड मटेरियल्स को ले जाना कहलाता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब है स्थानांतरण, और जो ट्रांसलोकेशन होता है वो होता है वाया जाइलम और फ्लोएम से, और ये होता है यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन, लंबी दूरी तक भोज्य पदार्थों का या जल और खनिज तत्वों का स्थानांतरण। तो सभी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे यहाँ पर क्या हो, स्लो डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो। तो पौधों में परिवहन का टॉपिक कंप्लीट हो गया कि कैसे पौधों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा विभिन्न पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, और ये फिनोमिना प्लांट्स में ही होती है। एनिमल्स में इसके लिए विशेष प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, विकसित जंतुओं में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कितने भी हायर प्लांट्स क्यों ना हो, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, इनमें तो वेस्कुलर टिश्यू होता ही नहीं, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन होता ही नहीं। कहाँ से शुरू होता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, इसलिए वहाँ तो ये होता है ट्रांसलोकेशन। और बाकी जो है पौधों में जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें केवल ये क्रिया होती है, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें स्लो डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन भी होता है। इस प्रकार से आपका जो ट्रांसपोर्ट प्लांट से परिवहन वो पूरा हो गया। परिवहन के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कि मिनरल्स की किस प्रकार से खनिज तत्वों का पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है कि जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पर मिनरल एब्जॉर्प्शन, तो मिनरल्स केवल अकार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, और अकार्बनिक के साथ साथ पौधों को ये आयन के रूप में क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं, आयन के रूप में उपयोगी। अब अगर हम इसको कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो जो खनिज तत्व है पौधों में, तो दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है मैक्रो, मैक्रो माने ज़्यादा, और जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो माइक्रो है। तो अगर आप मिनरल्स में देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, और क्लोराइड, और क्लोराइड के बाद जो है यहाँ पर कैल्शियम,
और कैल्शियम के अलावा और क्या हो सकता है, कोबाल्ट, ठीक है, निकल एटसेट्रा। निकल को कुछ लोग जो है यहाँ पर माइक्रो एलिमेंट्स में नहीं भी मानते हैं, और आयरन, ठीक। इस तरह के मिनरल्स की एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है जिनको मैक्रो माइक्रो ग्रुप में बांटा जा सकता है। सबका अलग अलग फंक्शन है कि कैल्शियम का फंक्शन आपको पता है, और सभी तत्वों की या सभी मिनरल्स की कमी से कोई ना कोई सिम्टम प्रकट होता है, लक्षण है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पौधे की पत्तियां कैसी हो जाती है, पीली होने लगती हैं। अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो जो सीड होता है, बीज, उसका साइज छोटा रह जाता है, वो मैच्योर नहीं हो पाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो पर्णहरिण नहीं बनेगा। अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया दिक्कत हो जाएगी। अगर सोडियम की कमी हो जाएगी तो जो परासरण सांद्रता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा जो आयरन है, यहाँ पर आयरन बहुत सारे श्वसन एंजाइम है, साइटोक्रोम, उसमें सहायक होता है। जो कोबाल्ट, निकल होते हैं, ये सब अधिकांश जो होते हैं ये क्या करते हैं, तत्वों या पौधों की सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं। अनेक एंजाइम में ये कोफैक्टर का कार्य करते हैं और उत्प्रेरक की तरह उस एंजाइम की क्रियाविधि को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं। इसके पहले जैविक अणु में हमने आपको जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड सब बता ही दिया था। इसके बाद जो मिनरल न्यूट्रिशन है, पौधों में पोषण, खनिज पोषण, वो टॉपिक आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया जाएगा उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।